हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी वाक्य और वाक्यांश यानी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर होता है। देखिए, सुनने में शब्द एक जैसे ही लग रहे हैं लेकिन इनका अंतर अलग अलग होता है, यानी इनकी परिभाषा आप कह सकते हैं, डेफिनेशन तो वो इसकी अलग होती है और इसका डिफरेंसेस यानी इनके और अंतर जो होते हैं वो अलग होते हैं और इनके भाग होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो मैं आपको वही बताऊंगी और बड़ी सिंपल तरीके से बताऊंगी, बड़ी आसान तरीके से बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगी वाक्य और वाक्यांश, इनमें अंतर आपको बताऊंगी और सबसे पहले हम आपको इसके प्रकार बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वाक्य का प्रकार। ठीक है, तो देखिए, वाक्य और वाक्यांश, ये हेडिंग है इसकी पूरी वीडियो की हेडिंग। ठीक है, अब वाक्य और वाक्यांश तो देखेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, एक चीज़ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है कि वाक्य, सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य के देखिए दो उसमें दो भाग दिए रहते हैं, दो भाग रहते हैं, उनके अंदर पार्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, वाक्य की सबसे पहले आपको वाक्य के भाग बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले उसके भाग होते हैं। मैं वाक्य के ऊपर पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है पूरी तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वाक्य की डेफिनेशन, वाक्य की सारी पूरी डिटेल आप उसमें कर सकते हो। इसलिए मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में बताऊँगी वाक्य को, वाक्यांश और दोस्त को दोनों फिर कंप्लीट बताऊँगी। ठीक है, देखिएगा वाक्य और वाक्यांश। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर देखिए इसमें दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा अर्थ के आधार पर, ठीक है, दूसरा क्या होता है, रचना के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसके बाद हम इसको बाद में देखेंगे। पहले हम इसको देखेंगे। देखिए कि यहाँ पर क्या, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले होता है विधानवाचक। क्या होता है, देखिए विधानवाचक, सबसे फर्स्ट होता है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, अब चाहे आप खुद भी चाहे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही चीज़ है, लगाए नहीं लगाए कोई प्रॉब्लम, बट आपका ये मेन है। ठीक है, फर्स्ट होता है विधानवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक। ठीक है, निषेधवाचक। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे, तीसरा होता है प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन मार्क ऐसे बोलते हैं। तो तीसरा होता है हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा क्या होता है हमारा, चौथा होता है हमारा विस्मयादिवाचक। ठीक है, देखिए विस्मयादिवाचक। ठीक है, वाक्य। तो ये देखिए, इस तरीके से इनके प्रकार बता रही हूँ आपको। इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल, पूरा एक पॉइंट, उदाहरण वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे देखिएगा, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, उसके बाद देखिए इच्छावाचक आता है। क्या आता है, इच्छावाचक। ठीक है, उसके बाद आता है संकेतवाचक। देखिए संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसका रह गया 8वां यानी कि लास्ट वाला। देखिए लास्ट वाला क्या होता है इसका, संदेहवाचक। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य यानी कि देखिए हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए अर्थ के आधार पर होते हैं 8 भाग। कितने अर्थ के आधार पर होते हैं, 8 भाग, और रचना के आधार पर होते हैं 3 भाग। ठीक है, तो देखिए जो रचना के आधार पर होते हैं, अब वो देख लीजिए। सबसे पहला है सरल वाक्य। इसका आपने इंग्लिश में, हिंदी में दोनों टेंसेस देखे होंगे। सरल वाक्य, सिंपल वाक्य रहते वो। एक रहता है सरल वाक्य, दूसरा क्या होता है हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, देखिए सरल का मतलब सिंपल एक वाक्य,
संयुक्त का मतलब दो वाक्य मिले, और मिश्र वाक्य मतलब दो वाक्य पूरे मिले हुए होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कौन सा मिला हुआ है। संयुक्त में एक जोड़ लगाया जाता है बीच में, ठीक है। अब देखिए संयुक्त वाक्य, इनकी पूरी डिटेल मैंने वीडियो बनाया है, उसमें पूरी डिटेल दी गई है, पूरे उसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण, उसकी डेफिनेशन सारी मैं डिटेल में पूरा विस्तार से बताया हुआ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। अब देखिए थर्ड वाला देखिए, यानी कि इसका तीसरा वाला पॉइंट देखिए। अब देखिए मिश्र वाक्य, तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे वाक्य के भाग हो गए, क्या हो गए, वाक्यांश के, सॉरी वाक्य के हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी वाक्यांश के, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दी, देखिए ये तो आपके वाक्य के हो गए, वाक्य के भाग हो गए, इसके इसमें ये आते हैं, इस वाले में ये आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी वाक्यांश के भाग, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, आप आराम से समझिएगा, बहुत आसानी तरीके से समझ लेंगे आप, बहुत आसानी से, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी वाक्यांश के भाग, क्योंकि वाक्यांश के भी तो प्रकार होते हैं, ठीक है। देखिए वाक्यांश के ये प्रकार, ठीक है। देखिए वाक्यांश के प्रकार, तो इसमें सबसे पहला, इसमें कई प्रकार होते हैं, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। अब देखिए सबसे पहला प्रकार इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है साधारण वाक्यांश, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर होता है साधारण वाक्यांश। देखिए फर्स्ट क्या होता है, साधारण वाक्यांश। अब आप एक चीज, छोटी सी समझिए कि साधारण वाक्यांश कैसे होता है, जो सामान्यतः, जो मतलब हमेशा एक वाक्य के हिस्से के रूप में, एक वाक्य के हिस्से के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण में देख लीजिए, हम उदाहरण समझ लेंगे आप इसका, ठीक है। उदाहरण से समझ में आता है, देखिए उदाहरण से आपको बहुत आसानी समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट उदाहरण देखिए, तो उदाहरण क्या, जैसे कि हमारा उठ गया, ठीक है। देखिए उठ गया, ठीक है। ऐसे चल रहा है, टहल रहा है, घूम रहा है वगैरह, ये चीज़ है, ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके से कर सकते हैं साधारण वाक्य, ऐसे उसमें साधारण में सीधे साधे सिंपल सा वर्ड, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा वर्ड है। उठ गया, खा लिया, नहा लिया, धो लिया, इस तरीके से आपके सवाल होते। खेल लिया, खेल रही है, खेल रहा है, घूम रहा है, नाच रहा है, तो ये शब्द क्या हो गए, साधारण वाक्य हो गए आपके, ठीक है। वाक्यांश, सॉरी वाक्यांश, ठीक है। देखिए अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला है हमारा प्रश्नवाचक वाक्यांश, ठीक है। देखिए प्रश्नवाचक वाक्यांश। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्यांश, तो इसमें थोड़ा समझ लीजिए। प्रश्नवाचक का मतलब समझते हैं कि जिसमें क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, हम लोग इंग्लिश में करते हैं ना, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कोई प्रश्न है उसके लास्ट में लगा दिया जाता है, तो ये भी वही है। तो ये कहाँ पर, जो प्रश्न हम पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका यूज यानी इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है तो इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है। जैसे कि देखिए, जैसे हम उदाहरण में लिख देते हैं, हाँ ऐसा हम लिख सकते हैं, कौन हो, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से, कौन हो, ठीक है। अब दूसरे देखिए, जैसे कि कब जाएंगे, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई कब जाओगे, तो ये क्वेश्चन ही तो हो गया, क्योंकि आंसर तो उसको देना। तो ये क्या हो गया आपके, ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्यांश, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, तो वो क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक वाक्यांश हो जाता है, ठीक है। अब आगे वाला देखिए, हम थर्ड वाला देख लेते हैं, आदेशवाचक, ठीक है। आदेशवाचक वाक्यांश, ठीक है। देखिए ठीक है, आदेशवाचक वाक्यांश, तो देखिए ध्यान समझिएगा। आदेशवाचक सीधा सीधे शब्दों से ही समझ में आ जाता है, हमको शब्दों से ही हमको समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर, आदेशवाचक यानी वो आदेश दे रहा है। तो कहीं पर हम कोई मतलब किसी को आदेश दे रहे हैं, या कोई सवाल ऐसा मतलब व्यक्त कर रहे हैं, या सवाल ऐसा बोल रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं किसी को, तो वहाँ पर ये
वहाँ पर इसे प्रयुक्त किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे किसी आदेश या सवाल को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम देख लीजिए, हम यहाँ पर इसका उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि ये कुछ इस तरीके की चीज़ें होती है जो डेफिनेशंस में बच्चों को कम और उदाहरण के थ्रू जल्दी समझ आए। तभी तो कोई बात चलती है तो हम कह देते ना आपको उदाहरण देके समझा, क्योंकि उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो हम आदेश दे रहे हैं, तो देखिए जैसे आदेश में क्या देते हैं हम, जाओ। ठीक है, पहला देखिए, जाओ, खाओ, आओ, जाओ, आओ, खाओ, इस तरीके से शब्द हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जे हो गया, जाओ हो गया, आप आओ लिख सकते हो। ठीक है, किसी को अनुमति दे रहे हैं, हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि आओ, जाओ, बैठो, लेटो, बोलो, खाओ, पियो, मतलब किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं किसी को। ठीक है, अब देखिएगा 4 नंबर देखिए, तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर है संयुक्त वाक्यांश। संयुक्त वाक्यांश देखिए, संयुक्त वाक्यांश, ठीक है। अब देखिए संयुक्त वाक्यांश क्या होते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक वाक्यांशों को मिलाकर एक पूर्ण विधि नहीं बनाते हुए एक विस्तृत अर्थपूर्ण इकाई बना देते हैं। अब मैं बताऊं, मतलब समझाऊं आपको। जैसे 2 या 2 से अधिक जो वाक्यांश हैं, जैसे हमारे ये दें 2 या 2 से अधिक वाक्यांश हो गए, तो उनको एक मिलाएंगे तो उनका करेंगे पूरी, मतलब पूरा एक सेंटेंस नहीं बनाएंगे, उसको एक सेंटेंस नहीं बनाएंगे, उससे एक मतलब एक ऐसा अर्थपूर्ण निकालेंगे, मतलब ऐसा एक अर्थ की तरह से उसका इकाई बनाएंगे, यानी कि उसका मतलब से ज़रूरत ना पड़े, उसमें बीच में कुछ वर्ड को निकाल के हम एक अर्थ बना सकते हैं उसका। इस तरीके से हम उसको जोड़ेंगे, करेंगे, तो उसको क्या, वो एक ऐसा अर्थ निकल के आना चाहिए पूरी लाइन का एक सार, ऐसा नहीं पूरा लाइन नहीं, एक लाइन में से ऐसा शब्द पूरा निकल के आना चाहिए, पढ़ने से एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, तो वो चीज़ होती है ये। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्यांश। ठीक है, अब देखिए संयुक्त वाक्यांश का हम उदाहरण देख लेंगे। ठीक है, उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे कि हमने देखा कि जब तक रोशनी होती है रात नहीं होती। ठीक है, एक सेंटेंस देखिए, जब तक रोशनी होती है रात नहीं होती, रात नहीं होती। अब देखिए, अब इसका मतलब समझिए। सबसे पहले एक इसको समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2 से 2 वाक्यांश मिले हुए हैं इसमें। ठीक है, एक ये है जब तक रोशनी नहीं होती, दूसरा है रात नहीं होती। ठीक है, ये 2 वाक्यांश है। अब ये क्या हो गया, मिल गए, लेकिन ये पूरा एक मतलब पूरा वो नहीं बना रहे आप सोच से पूर्ण विधि, यानी कि पूरा आप इसको एक चीज़ नहीं कह सकती हैं, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या एक अर्धपूर्ण इकाई बना रहा है। कैसे बना रहा है, देखिए कि जब तक रोशनी होती है रात नहीं होती है। ठीक है, जब तक रोशनी होती है तो रात नहीं होती है, तो आप क्या कह सकते हैं उसको, सूरज है कि जब तक सूरज की रोशनी रहेगी वो तब तक रात नहीं होगी। ठीक है, तो इसका पूरे का मेन क्या निकाल सकते हैं, सूरज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, कि सूर्य। तो आप इस तरीके से इसमें से सार निकालना होता है। ठीक है, अब देखिए इसका आगे वाला देखिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है हमारा समानार्थक वाक्यांश। समानार्थक वाक्यांश, समानार्थक वाक्यांश। ठीक है, समानार्थक वाक्यांश। अब देखिए, अब इसकी परिभाषा देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग चेंजिंग है। ठीक है, देखिए कि जो एक ही अर्थ, यानी एक ही अर्थ और संकेत को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अब जैसे आप देखिए सीधे देखिए कि कोई एक अर्थ है, मतलब किसी शब्द का एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, या उसको आप ऐसा बोलते हैं कुछ संकेत दे रहा है। ठीक है, जैसे कि हम कोई चीज़ बताते किसी को, लेकिन सामने वाले को पता ना चले, तो हम उसको एक संकेत दे रहे हैं, यानी उसको हम बता रहे हैं कि हम परेशानी में हैं, ये क्या चीज़ है, लेकिन हम उसको इस तरीके से बता रहे हैं कि बगल वाले को समझ में ना आए। ठीक है, तो ये वही चीज़ है आपको। अब देखिए, अब इसमें क्या है, लेकिन इसमें अपने शब्द, इस अपने शब्दों में थोड़ी विभिन्नता रखता है। यानी कि समझिए एक बात को कि जो हम शब्द कह रहे हैं, मैंने आपको बताऊं, देखिए जैसे कि अभी मैं किसी परेशानी में हूँ। ठीक है, अगर बगल वाला को परेशान है, मतलब परेशान हमको कर रहा है, हम सामने वाले को बताएंगे तो किस तरीके से बताएंगे, मतलब बगल वाले को पता नहीं चलना चाहिए,
उसको कहेंगे कि कुछ लोग इस तरीके से परेशान होते हैं तो बता नहीं पाते हैं, मतलब उनकी आंखों में देखो, उनकी बातों से समझो। हम इस तरीके से उसको समझा रहे हैं सामने, लेकिन उसको समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये हमें परेशान कर रहा है तो उसको समझ में आएगा, उसे लगा होगा कोई बात चल रही है। इससे क्या होता है कि जिसको उसे नहीं पता चले इसका अर्थ और संकेत सामने वाले को हम व्यक्त कर रहे हैं, अगर वो समझ गया तो ये चीज़ आपको आसान समझ आई। और उसका क्या है, उसमें विभिन्न हम अलग शब्द यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप। उसके लिए हम विभिन्न शब्द यानी अलग अलग तरीके के शब्द यूज़ कर रहे हैं सामने वाले को संकेत बताने के लिए, अर्थ बताने के लिए। तो इसका मतलब सेम आपका यही रहेगा, ठीक है। आप देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि बिना उदाहरण के तो कोई चीज़ समझ में आने से रही। अब जैसे कि हमने क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया आना जाना, आने जाने, आना जाना, चल भटकना, ठीक है। इसमें क्या देखिए शब्द अलग अलग हो जाते हैं, मुसीबत, आपदा, मतलब एक ही है लेकिन शब्द हमारे यहाँ अलग अलग है। अर्थ क्या रहेगा आपका, अर्थ एक ही रहता है लेकिन शब्दों में भिन्नता हो जाती है। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, चलिए एक उदाहरण लिख देते हैं पहले। देखिए मुसीबत और आपदा, देखिए दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब है परेशानी, यानी आपदा आई तो परेशानी, कहते हैं बहुत बड़ी आपदा आई है, बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़ी मुसीबत में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है परेशानी। हमको बहुत परेशानी है, हम बहुत परेशान हैं, या हमारी फैमिली में कोई परेशान, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो मुसीबत और आपदा दोनों शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं लेकिन इसका अर्थ एक ही जैसा निकल रहा है, ठीक है। अब जैसा हम कैसे लिख सकते हैं, आने जाने, ठीक है। तो आने जाने कहते हैं हम कहीं जा रहे हैं तो आने जाने में तो मतलब फर्क यही पड़ेगा, इधर से गए तो भी इधर से आना, उधर से आए तो आना। तो आने और जाने, यहाँ से लेंगे तो आने जाने, और यहाँ से आने का करेंगे, वहाँ से आने का करेंगे तो आने आने हो गया। तो ये इसी तरीके से, इस तरीके से ये शब्द इस उदाहरण से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपको यही परेशानी होती है तो ये दिक्कत होती है, तो वो मैंने आपकी दिक्कत आपको इस सरल तरीके से आपको सॉल्व कर दिए। अब मैं आपको बताऊंगी आगे वाले पॉइंट में वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर होता है, क्योंकि आपने दोनों के प्रकार तो देख लिए, अब हम इसमें से अंतर देखेंगे। इस कितने कितने प्रकार होते हैं वो देखिए, इसके 5 प्रकार होते हैं वाक्यांश के, ठीक है। अब देखिएगा, तो हमने देखा कि वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर, और वाक्यांश के प्रकार होते हैं 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हम हेडिंग देखेंगे वाक्य और वाक्यांश में अंतर। वाक्य और वाक्यांश में अंतर, ठीक है। वाक्य और वाक्यांश में अंतर। तो अब हम यहाँ पर हमको ये चीज़ ही समझनी, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी तरीके से समझा दूँ, बिल्कुल आसानी से समझाऊंगी आपको, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि क्या होता है, जो किताबी भाग, किताब में जो लिखा हुआ होता है वो थोड़ा डिफरेंट भाषा में होता है, थोड़ी यानी कठिन भाषा में होता है, जो हमको समझने में थोड़ा सा समय लगता है और हर किसी के समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बहुत सिंपल और आसान भाषा में आपको बताऊंगी। तो देखिए पहले लिखा मैंने वाक्य, दूसरे नंबर पे लिखा है वाक्यांश, ठीक है। तो अब देखिए वाक्य का पहला नंबर देखेंगे हम। देखिए वाक्य क्या होते हैं, वाक्य पूर्णतः संपन्न होते हैं, यानी कि पूरा अगर वाक्य है तो पूरा संपन्न यानी पूरा खत्म हो जाता है वाक्य, वो वाक्य कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि और आप में, और अपने आप में संपूर्ण अर्थ प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि देखिए संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब तो पूरा, ठीक है। संपूर्ण, देखिए संपूर्ण संपन्न होता है, ठीक है। अर्थ प्रदान, देखिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आपका पूरा पॉइंट शॉर्टकट में लिख दिया। अपने आप में क्या करता है वो, संपूर्ण अर्थ प्रदान, संपूर्ण संपन्न हो जाता है, ठीक है। पूर्णतः संपन्न हो जाता है, और क्या कहते हैं, अर्थ को प्रदान करता है, संपूर्ण अर्थ प्रदान, यानी संपूर्ण क्या है, दोनों चीज को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब आएंगे हम फर्स्ट नंबर इसका वाक्यांश का। तो देखिए वाक्यांश में क्या होता है, वाक्यांश में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि वाक्यांश वाक्य के अंश को, वाक्य के एक अंश को प्रतिनिधित्व करता है। अब जैसे कि वाक्यांश हमारी पूरी लाइन होती है, उसका एक जो अर्थ होता है, एक शब्द जो होता है, एक जो शब्द होता है उसको क्या करता, उसका प्रतिनिधित्व करता है पूरी लाइन में, एक जो शब्द मेन है, ठीक है। जैसे कि सूरज की किरणें रोज निकलती हैं, तो उसमें सूरज क्या है,
सूरज ही तो है। अब किरणें रोज निकलती है तो क्या पता चल रहा है किसी को, लेकिन सूरज आपने बोला तो समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्या होगा, ये एक वाक्यांश किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सूर्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या करता है कि वाक्य के एक अंश का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, वाक्य के एक अंश का प्रतिनिधित्व, ठीक है, वाक्य के एक अंश का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, वो अपने आप में अर्थपूर्ण होता है। ठीक है, अर्थपूर्ण होता है। देखिए, अर्थपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका अर्थपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे इसका वाक्य का। देखिए, वाक्य का दूसरा वाला पॉइंट देखिए, तो वाक्य का दूसरा वाला पॉइंट है ये स्वतंत्र। ये क्या होता है, ये मतलब स्वतंत्र व्यक्तिगत जो विचार होते हैं उनको प्रकट करता है। जैसे कि मतलब कुछ आज़ाद चीज़ें हैं, मतलब इसको मतलब कोई दबी हुई नहीं है किसी से, तो उस चीज़ को ये प्रकट करता है, यानी कि बताता है, समझाता है उसको। क्योंकि जब तक कोई स्वतंत्र चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। लेकिन जब तक वो कोई चीज़ कैद में रहती है, तो सिंपल सा समझिए, अगर एक पक्षी है उसको आपने पिंजड़े में कैद कर रखा है तो वो बाहर की दुनिया का नज़ारा नहीं लेगा, लेकिन आपने बाहर छोड़ दिया है तो वो बाहर की पूरी दुनिया का नज़ारा लेगा, और आपका है तो खुद आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो वो वही चीज़ होती है कि आज़ाद, यानी स्वतंत्रता को प्रकट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि ये स्वतंत्रता से व्यक्तिगत विचारों को प्रकट करने के लिए प्रयोग हो जाता है। ठीक है, देखिए, विचारों को प्रकट। ठीक है, ये क्या करता है, विचारों को, व्यक्तिगत जो विचार होते हैं उनको प्रकट करता है। क्या करता है, प्रकट करता है। और देखिए, अपने आप में क्या होता है, एक संपूर्णता में एक रूप में प्रयोग किया जाता है, एक संपूर्णता के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए, संपूर्णता के रूप में प्रयुक्त। ठीक है, तो विचारों को प्रकट करता है, संपूर्णता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, आपको प्रयोग लिख दूँ वरना आप उसको गलत समझेंगे। देखिए, मैं प्रयोग, ठीक है, प्रयोग। ठीक है, अब देखिए, विचारों को प्रकट और संपूर्णता के रूप में प्रयोग, तो ये क्या है, सीधा सीधा आपका, आप इससे 2-3 लाइन बना सकते हैं। मैंने आपको सिंपल शॉर्ट तरीके से बताया, आपको आसानी हो जाए याद करने में। ठीक है, अब वाक्यांश का दूसरा वाला देखिए कि ये वाक्य क्या होते हैं, ये वाक्य के संरचना के उपयोग होता है इसका। कैसे कि जो वाक्य की संरचना है, संरचना का मतलब समझते हैं, उसका स्ट्रक्चर, मतलब वाक्य किस तरीके से बना हुआ है उसमें उपयोग होता है। ठीक है, देखिए, वाक्य की संरचना में उपयोग। ठीक है, देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, उपयोग। ठीक है, और क्या होता है, और अन्य अंशों के साथ, यानी और शब्दों के साथ मिलकर वाक्य का पूर्ण अर्थ निर्धारित करता है। ठीक है, देखो, शब्दों के साथ मिलकर, देखिए, शब्दों के साथ मिलकर क्या करता है, पूर्ण अर्थ निर्धारित करता है, यानी कि देखिए, पूर्ण अर्थ निर्धारित करता है। ठीक है, निर्धारित करता है। आप इसको थोड़ा सा खोल के थोड़ा सा करके लिखेंगे आप तो उसको 3-4 लाइन बना सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए, इस वाले में थर्ड वाला पॉइंट देखिए, इसमें थर्ड पॉइंट देखिए, वाक्य में थर्ड पॉइंट क्या है कि देखिए, वाक्य में क्या होता है, वाक्य में क्या क्या चीज़ आती है, आपने सेंटेंस तो पढ़े ही होंगे इंग्लिश वाले, तो उसमें देखिए, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, क्रिया आती है, इसको वर्ब कहते हैं, और उसमें क्या, कर्म का प्रतिनिधित्व जो करता है, ऑब्जेक्ट जो कर्म कर रहा है, उद्देश्य दे रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, हम यहाँ कह रहे हैं वाक्य में क्या क्या आता है, देखिए, इसमें क्या आता है, इसमें आता है सब्जेक्ट, ठीक है, क्रिया और कर्म। ठीक है, सब्जेक्ट, क्रिया, कर्म, ये क्या होते हैं, ये कर्म का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, इन तीनों का क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है।
ठीक है। अब वाक्यांश का देखिए, वाक्यांश का थर्ड पॉइंट देखिए कि वाक्यांश अलग अलग भूमिका निभाता है। जो वाक्यांश होता है वो अलग अलग भूमिका निभाता है। हाँ, मतलब अलग अलग, जैसे कि भूमिका का मतलब आप समझिए कि अलग अलग मतलब अलग अलग हर क्षेत्र में अलग अलग अपना रोल निभाता है। ठीक है, तो अब देखिए वाक्यांश अलग अलग भूमिकाओं को निभाता है और भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, ठीक है, और सुसंगत बनाने में मदद करता है। देखिए मैं आपको बताऊं, अलग अलग क्या करता है, अलग अलग भूमिका निभाता है। देखिए अलग अलग भूमिका निभाता है, ठीक है, निभाता है, अलग अलग भूमिका निभाता है। ठीक है, अब इसी से थोड़ा सा नीचे देखिए कि भाषा को क्या करता है, सुंदर बनाता, प्रभावशाली, सुसंगत। देखिए जैसे कि देखिए सुंदर, ठीक है, प्रभावशाली, देखिए सुंदर, प्रभावशाली, सुसंगत बनाने में मदद करता है। ठीक है, सुसंगत बनाने में मदद, ठीक है, मदद करता, चलो पूरा लिख देते हैं, करता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसके आगे क्या करेंगे, देखिए अलग अलग भूमिका निभाता है, सुंदर, प्रभावशाली, सुसंगत बनाने में मदद करता है। यानी क्या करता है, ये इसको सुसंगत यानी सुंदर बनाने में इसको मदद करता है। क्या करता है, सुंदर बनाने में। अब इन दोनों के हम उदाहरण देखेंगे। देखिए आपने इसके प्रकार तो देख लिए, यानी कि इसके हमने अंतर तो देख लिए, क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण और देख लीजिए। ठीक है, उदाहरण का मतलब आप समझते हैं एग्जाम्पल्स, तो वो देखिएगा, क्योंकि इसके उदाहरण में आपको थोड़े ज़्यादा से बताऊंगी, आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, एक या आधा नहीं बताऊंगी। देखिए देखिएगा, अब वाक्य, सबसे पहले हम देखिए वाक्य के उदाहरण देख लेते हैं आपको। ठीक है, हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, चलो इसी से डाल देते हैं उदाहरण। ठीक है, ये देखिए उदाहरण, यहाँ पर हमने उदाहरण डाल दिया। अब देखिए हम यहाँ पर उदाहरण में क्या लगी, राम बाजार जाता है, ये हमारा हो गया, देखिए वाक्य हो गया हमारा, राम बाजार जाता है। ये क्या हो गया, राम बाजार जाता है, तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। क्या हो गया, सादा सा सिंपल सा वाक्य हो गया। ठीक है, अब हम आएंगे वाक्यांश में। देखिए कि राम बाजार जाता है। ठीक है, ये देखिए वाक्य है हमारा, राम बाजार जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, राम बाजार जाता है। देखिए यहाँ हम लिखेंगे, ये वाला सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, देखिएगा पूरा सेंटेंस देखिए, इसमें थोड़ा अलग होता है। देखिए राम बाजार जाता है, कॉमा लगेगा, यहाँ पूर्ण खत्म नहीं है। जबकि देखिए अब हम आगे लिखेंगे, जबकि श्याम घर पर रहता है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर यही चीज देखिएगा कि वाक्य में क्या है, राम बाजार जाता, सीधा सीधा वाक्य। वाक्यांश क्या चीज है कि राम बाजार जाता जबकि श्याम घर पर रहता है, यानी कि राम हमेशा बाजार जाता है और श्याम घर पर रहता है। तो ये चीज दिखाई गई है इसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए इसका दूसरा वाला पॉइंट देखिए, क्योंकि वाक्य का दूसरा पॉइंट भी तो जरूर। अब देखिए, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये हमारा क्या वाक्य है, क्या है हमारा वाक्य है। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको वाक्यांश में चेंज किया जाएगा, तो वाक्यांश में इसको किस तरीके से चेंज करेंगे वो और देखिए कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, देखिए मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जो मुझे
बहुत पसंद है। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, ये यहाँ पर आपका ये आ गया। आपको एक छोटा सा और बताएं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यह घर सुंदर है। ठीक है, देखिए यह घर सुंदर है। ठीक है, तो ये क्या है, यह घर सुंदर है। तो हम इसको क्या, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, हम इसको चेंज कैसे करेंगे, देखिएगा। देखिए यह घर सुंदर है। देखिए यह घर सुंदर है, हमने ये यहाँ पर लिख दिया। हाँ, हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखिए इसके आगे हम बच सके, यह घर सुंदर है इसलिए मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, हूँ। अब देखिए सीधा सीधा पॉइंट समझ लीजिए आप कि ये अगर सुंदर है इसलिए मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। वो अपने मतलब मन से, वो अपने मन से बात बता रही है। ठीक है, अब वो मन से अपने बात बता रही है, तो ये क्या है, वह अगर सुंदर, तो ये वाक्य है, इसको मिला दिया तो वाक्यांश हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इनके उदाहरण बताऊंगी आपको, वाक्यांश के आपको उदाहरण बताऊंगी। इस तरीके से नहीं, ये तो देखिए ये तो एग्जाम्पल हो गया इस तरीके से, लेकिन वाक्यांश किसे कहा जाता है। ठीक है, कुछ उदाहरण है उसके, तो वो देखिएगा। ठीक है, ये तो इसके उदाहरण हो गए। कभी आपको परिभाषा लिखनी पड़े तो उसके साथ में आप इसके एग्जाम्पल ये डाल सकते हैं। लेकिन देखिए वाक्यांश बोलते किसे हैं वो पूरा देखिए, ये तो एक उदाहरण हो गए। अब देखिए वाक्यांश किसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण आपको दिए जाएंगे। देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द के उदाहरण, जैसे कि आपने देखा होगा, इंग्लिश में भी देखा होगा आपने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से इसमें इसको बोलते हैं शब्द समूह। तो वाक्यांश या शब्द समूह दोनों को आप कोई दिक्कत नहीं है अगर आप उसको बोलेंगे। जैसे वाक्यांश लिखा है, अगर यहाँ पर शब्द समूह लिखा होगा, शब्द समूह, तो वो भी मतलब आपका एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला देखिएगा, देखिए पहला देखिए, तो फर्स्ट यहाँ पर हम क्या बताएंगे, ये हम अब बताएंगे आपको वाक्यांश या शब्द समूह बताएंगे। ठीक है, जैसे जिसका जन्म नहीं होता। देखिए आपने ये बहुत कम देखा होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, इसलिए जिसका जन्म नहीं होता। ठीक है, अब जिसका जन्म नहीं होता, तो हम पूरा ये पूरा हमारा जो वाक्य है, यानी पूरा वाक्यांश है हमारा, इसका एक अक्षर निकालना, यानी एक शब्द निकालना इस पूरे को, जो पूरे को दर्शाए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अजन्मा। कहते हैं ना, इसमें मतलब कोई बच्चा जन्मा हुआ ना हो, इसका जन्म हुआ तो उसका कहते हैं अजन्मा है, अभी तो जन्मा नहीं है, तो अजन्मा है। ठीक है, अब इस तरीके से हम आगे देखिएगा। अब देखिए, अब हम आगे देखेंगे, जिसे गिना ना जा सके। ठीक है, देखिए जिसमें आसान आपको इसलिए बताऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, जिसे गिना ना जा सके। ठीक है, जिसे गिना ना जा सके, तो जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसको गिन नहीं सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अगणित। क्या बोलेंगे, अगणित। अगणित, गणित है यानी कि इसको गिन सकते हैं तो उसको बोलेंगे गणित, यानी गणित कैसे बोला। अब जिसे गिना नहीं जा सकता, अगणित, यानी कि गणित की जो चीजें हैं उनको कभी आप गिन ही नहीं सकते। ठीक है, अब तीसरा वाला देखिए, कि जो कुछ भी नहीं जानता हो। ठीक है, हम कहते हैं ना कि जो तो कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, देखिए जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसको कुछ जानकारी नहीं है, तो कहते हैं ये भगवान, ये तो बिल्कुल ही अज्ञानी है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम छोटा शब्द यूज करेंगे अज्ञ।
अज्ञ, अज्ञानी भी बोल सकते हैं, जिसको ज्ञान ना हो वो अज्ञानी कहलाता है, जिसको कुछ भी नहीं आता हो उसको अज्ञ कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपको सिर्फ 5 बताऊंगी, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगा। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का मतलब अल्प माना होता है आधा अधूरा, आधा अल्पज्ञ, तो क्या अल्प ज्ञान यानी अल्प ज्ञान हो गया, उसको आधा ज्ञान हो गया। अब इसी तरीके से हम लिखेंगे कि जिसकी आशा ना की गई हो। देखिए, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो। आशा का मतलब होता है उम्मीद, जिस चीज़ की हम कहते हैं ना, जिस चीज़ की उम्मीद ना हो वही हो गया। कभी कहते हैं ना जिसकी तो आशा नहीं थी तुमने वही काम कर दिया, किसी से हम बोलते ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। देखिए, अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित। ठीक है, अब इसका 5वां देखिए, वैसे उसके बहुत सारे होते हैं, इनके बहुत सारे होते हैं, मतलब अनगिनत होते हैं, 400 500 800, अब जितने चाहे उतने आपको सभी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए, तो मैं आपको 4-5 बता रही हूँ, मतलब आपको तरीका सब बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको शब्द समूह भी बोल सकते, शब्द समूह आए तब भी आप ये लिख सकते हैं, वाक्यांश तब भी आप ये इसको लिख सकते हैं। लास्ट वाला देखिए कि जो इंद्रियों से परे हो। ठीक है, जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अगोचर। क्या बोलते हैं? अगोचर, अगोचर। देखिएगा, तो ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई शब्द समूह भी आप कह सकते हैं इसको, वाक्यांश भी कह सकते हैं इसको। क्या है कि पूरे वाक्य का एक अंश हो गया, पूरे इसका क्या, पूरे समूह का एक शब्द। ठीक है, तो ये समूह हो जाते हैं, इसको शब्द बोला जाता है। तो मैंने आपको यही चीज़ें, ये मैंने आपको बड़ी आसानी तरीके से समझा दी, और आसानी से इसलिए आसान इसलिए समझाया क्योंकि अगर आपको परेशानी हो या नहीं समझ में आए तो कम से कम आप इसको पढ़कर भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने आपको इस तरीके से पूरी डिटेल में आपको वाक्यांश के बारे में बता दिया है। अगर आपको वाक्य के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, पूरी डिटेल फुल, इसके सारी परिभाषा, कितने प्रकार हैं, उनकी भी डेफिनेशंस, उदाहरण, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और वाक्य की पूरी परिभाषा के बारे में आप उसमें जान सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।